प्यारे बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? हाँ बच्चों, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा 8 विज्ञान, और अध्याय इसमें 12 है बच्चों। अध्याय का नाम है बच्चों कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। तो इस पाठ के हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे बच्चों। तो बच्चे, सभी बच्चे ये वीडियो ध्यान से देखें और अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपके ये प्रश्न तभी समझ में आएंगे और याद हो जाएंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए बच्चों, अभ्यास के प्रश्न उत्तर है हमारे पास। अभ्यास में ये पहला प्रश्न है आपके पास, देखिए, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। यानी कौन सी वस्तु है इसको जिसको हम घर्षण से, घर्षण का मतलब है उसको रगड़ के ऐसे, ठीक है, किस वस्तु को हम आवेशित नहीं कर सकते रगड़ के। तो इसमें देखिए आपके पास एक प्लास्टिक का पैमाना है, तांबे की छड़ है, फूला हुआ गुब्बारा है और ऊनी कपड़ा। तो इनमें से बच्चों देखो, आप समझें, जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वस्तु के ऊपर आवेश आ जाते हैं, वस्तुओं के ऊपर आवेश आ जाते हैं। तो अगर तो ये हमारे पास किसी धातु की वस्तु है तो वो आवेश इस धातु की वस्तु से होते हुए हमारे शरीर में चले जाते हैं और वो वस्तु आवेशित नहीं रहती। लेकिन अगर हमारे पास ऐसी वस्तु है, कोई प्लास्टिक की वस्तु है या कुचालक वस्तु है, तो वो आवेश उसी के ऊपर रहते हैं, वो आगे नहीं जाते। इसलिए हम ऐसी वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं जो प्लास्टिक की बनी हो या जो कुचालक पदार्थ हैं। तो हमारे पास जो ये है ना, प्लास्टिक का पैमाना है, फूला हुआ गुब्बारा है या ऊनी कपड़ा है, ये सभी कुचालक पदार्थ हैं बच्चों। और इनमें से केवल एक चालक पदार्थ है तांबे की छड़। तो तांबे की छड़ को हम आवेशित नहीं कर सकते। ये देखिए, जब भी हम रबड़ की छड़ है हमारे पास, इसको फर के अंदर रगड़ते हैं तो इनके ऊपर आवेश आते हैं। ये जो छड़ है इसके ऊपर माइनस के आवेश आ गए और कपड़े के ऊपर, फर के ऊपर जमा के आवेश आ गए, ठीक है। तो ये रगड़ने से आते हैं और ये उन वस्तुओं के ऊपर आते हैं। अगर ये छड़ जो है धातु की होगी तो ये आवेश जो है हमारे शरीर में चले जाएंगे और ये आवेशित नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसी कोई भी वस्तु जो धातु की बनी है, चाहे वो तांबे की हो, लोहे की हो, एल्युमिनियम की हो, तो उसको रगड़ के हम आवेशित नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें है, एक तांबे की छड़ को हम आवेशित नहीं कर सकते। प्लास्टिक के पेन को कर सकते हैं। जैसे आप प्लास्टिक के पेन को अगर बालों में रगड़ते हो तो अगर आप कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास उसको लेके आओगे तो वो उससे चिपक जाते हैं, क्योंकि वो आवेशित हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास, जब कांच की छड़ को रेशमी कपड़े के टुकड़े से रगड़ा जाता है तो छड़, कांच की एक कांच की एक रोड लेते हैं, उसको रेशमी कपड़े के साथ रगड़ते हैं बच्चों, ठीक है। कांच की छड़ लेके उसको रेशमी कपड़े के साथ ऐसे रगड़े तो उनके ऊपर आवेश आ जाते हैं। जो रेशमी कपड़ा है उसके ऊपर माइनस के आवेश आएंगे और जो कांच की छड़ है उसके ऊपर धन आवेश आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। चार्ज बोलते हैं इसे आवेश को इंग्लिश में। ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये कहता है कि कपड़े के टुकड़े से रगड़ा जाता है तो छड़ के ऊपर कौन सा आवेश आएगा। तो छड़ के ऊपर कैसा आवेश आ रहा है बच्चों? धनात्मक। तो ये है, धन आवेशित हो जाता है और कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपने लिखना था, ये धन आवेशित हो जाता है जबकि कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है, ठीक है। तो जब भी हम कांच को रेशमी कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच के ऊपर धन आवेश आता है, रेशमी कपड़े के ऊपर ऋण आवेश आ जाता है। अब आगे बच्चों ध्यान से देखें, निम्नलिखित कथनों के सत्य और असत्य बताएं। यानी जो सत्य है उसके सामने टी लिखना है, ट्रू,
और जो असत्य है उसके आगे एफ लिखना है, फॉल्स। ठीक है, तो समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान आवेश, समान आवेश का मतलब है बच्चों कि ये जमा का है और ये जमा का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये एक दूसरे को, ये कह रहा है कि आकर्षित करते हैं। आकर्षित का मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन ये गलत है बच्चों। जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे से दूर जाते हैं। ठीक है, तो ये असत्य आ जाएगा। क्या आएगा? असत्य। फिर है आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ को आकर्षित करती है। आवेशित कांच की छड़, ये कांच की छड़ है, इसको आवेशित कर रखा है। ये प्लास्टिक की छड़ है, इसको आवेशित किया है। तो जब हम इन दोनों को पास पास लेके आते हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित। क्यों करते हैं बच्चों? क्योंकि जब कांच की छड़ को रगड़ेंगे तो कांच के ऊपर कैसा आवेश आता है? जमा का। ठीक है, जैसे अभी हमने पीछे देखा था। और स्ट्रा, प्लास्टिक को रगड़ते हैं, प्लास्टिक के ऊपर माइनस आवेश आता है, और जब इन दोनों को जमा और माइनस को पास लाते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये तो ये सत्य है, सही है। फिर है बच्चों, तड़ित चालक किसी भवन को तड़ित से नहीं बचा सकता। तड़ित चालक होता है ये है बच्चों, देखिए ये घर के ऊपर लगा है तड़ित चालक। ठीक है, तो ये क्या होता है? तो इसमें देखिए बच्चों, इसमें ये भवन के ऊपर ये तड़ित चालक लगा हुआ है। तड़ित चालक का क्या काम होता है कि जब भी आसमानी बिजली आती है, गिरती है, और बड़ी ऊंची इमारतें होती हैं, तो वो आसमानी बिजली उस इमारत को नुकसान ना पहुंचाए, उसके लिए भवन के ऊपर तड़ित चालक लगा दिया जाता है। एक लोहे का त्रिशूल टाइप होता है ये, और ये ना भवन के अंदर अंदर जाके नीचे धरती में एक लोहे का टुकड़ा दबा होता है, उसके साथ जुड़ा होता है ये तार के द्वारा। ठीक है, तो जब भी आसमानी बिजली भवन के ऊपर मंडराएगी, आएगी, तो वो सारी का सारा जो आसमानी बिजली का करंट है जो वो इस तड़ित चालक के से होता हुआ धरती में चला जाता है, और इस भवन को कोई क्षति नहीं पहुंचती, नुकसान नहीं होता। फिर तो हम कह सकते हैं जो तड़ित चालक है वो भवन की सुरक्षा करता है तड़ित से या आसमानी बिजली से। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों? नहीं बचा सकता कह रहा है ये, तो ये असत्य कह रहा है, ये बचा सकता है। ठीक है, तो ये असत्य आ जाएगा सी का। फिर है भूकंप की भविष्यवाणी पहले से की जा सकती है। क्या हम पहले से बता सकते हैं कि भूकंप आएगा भाई कल या परसों आएगा भूकंप? तो नहीं बता सकते। तो ये कह रहा है कि की जा सकती है, तो असत्य कह रहा है ये, तो इसका आंसर असत्य आ जाएगा। ठीक है, पहला असत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है। फिर उसके बाद है आपके पास, ठीक है, कभी कभी सर्दियों में जब स्वेटर उतारते हैं तो चट चट की ध्वनि सुनाई देती है हमें। ठीक है, अभी आप जैसे सर्दियों में कपड़े उतारते हो, घर जाके आप स्वेटर उतारते हो अपने, तो आपके कपड़ों में से चट चट की आवाज आती है। अगर आप अंधेरे में जाके स्वेटर उतारोगे ना तो आपको कुछ ध्वनि भी सुनाई देगी, और उसमें छोटी छोटी लाइट भी आपको दिखती है। ठीक है, तो उसका क्या कारण है बच्चों? उसका कारण यह है कि जब स्वेटर दूसरे कपड़े के साथ आपस में रगड़ खाता है तो उनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जब स्वेटर ये और ये दूसरा आपस में रगड़ खाएगा ऐसे, तो इन दोनों में आवेश आ जाता है, जिसके कारण जब हम कपड़े उतारते हैं तो वो आवेश जो है अनावेशित होता है। जैसे बादल होते हैं, बादल जब आपस में एक दूसरे के साथ रगड़ खाते हैं तो आसमानी बिजली बनती है, उसमें चमक भी आती है और ध्वनि भी पैदा होती है। तो वही इसमें है बच्चों, घर्षण के कारण शरीर और स्वेटर के बीच विद्युत आवेश होता है। विद्युत आवेशों के विसर्जन के समय कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए चट चट की ध्वनि। ठीक है,
यानी जो वो ऊर्जा होती है ना, तो चट चट की ध्वनि के रूप में, और कुछ लाइटनिंग होती है हल्की सी, उसके रूप में वो विसर्जित हो जाती है। ठीक है, तो ये समझ में आया। फिर उसके बाद है आपके पास, समझाइए कि यदि हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वह आवेश क्यों खो देती है। जब हम आवेशित वस्तु को छूते हैं बच्चों, ये है आवेशदर्शी, विद्युत आवेशदर्शी होता है ये, यानी ये हमें ये बताता है कि किसी वस्तु के ऊपर आवेश है या नहीं। जैसे अगर मैं इस पेन को आवेशित करता हूं, जैसे मैंने इसको रगड़ा ऐसे, और रगड़ने के बाद मैं इसके पास लेके आता हूं, ये तार है जो, तो ये नीचे जो पन्नियां है ये होती हैं, एल्युमिनियम फॉयल बोलते हैं, ये दूर हट जाती है ऐसे बच्चों। ठीक है, अगर मैं इसको दूर ले जाता हूं तो फिर ये ऐसे ही हो जाती हैं। तो ये हमें ये दर्शाता है कि इस पेन के ऊपर या किसी वस्तु के ऊपर आवेश है या नहीं। लेकिन जैसे ही मैं इस धातु को अपने हाथ से ऐसे छूंगा, तो इसके ऊपर जो आवेश आए थे वो मेरे शरीर में चले जाएंगे और ये वस्तु अनावेशित हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें यही कहा है कि हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से जब छूते हैं तो वो आवेश खो देती है। ठीक है, जैसे आवेशित पेपर पेन को हाथ से छूने पर अनावेशित हो गई। तो ये है मानव शरीर विद्युत का सुचालक है, हमारा शरीर विद्युत का सुचालक होता है। और जब एक आवेशित वस्तु को, पिंड यानी वस्तु को हाथ से छूते हैं तो यह हमारे शरीर अपने आवेशों को पृथ्वी तक पहुंचाता है। इसलिए यानी वस्तु का आवेश हमारे शरीर के द्वारा होता हुआ धरती में चला जाता है, जिससे वस्तु अनावेशित हो जाती है या अपना आवेश खो देती है। ठीक है, फिर उसके बाद है बच्चों, उस पैमाने का नाम लिखिए जिस पर भूकंप की विनाशकारी ऊर्जा मापी जाती है। यानी ऐसा कौन सा यंत्र है वो जिससे हम ये मापते हैं कि भूकंप जो है कितना भयंकर आया, कितना बड़ा भूकंप आया। तो इस पैमाने पर भूकंप की माप 3 होती है। क्या इसे सिस्मोग्राफ द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा? क्या इससे बहुत नुकसान होने की संभावना है? तो इसमें बच्चे देखिए, ये एक भूकंप लेखी का आरेख है। भूकंप लेखी यानी सिस्मोग्राफ होता है। इस यंत्र के द्वारा हम देखते हैं, पता लगाते हैं कि किसी स्थान पे जब भूकंप आता है तो वो कितना भयंकर आया, कितना बड़ा भूकंप आया। ठीक है, तो ये एक ग्राफ पेपर लगा होता है बच्चों, कागज, और ये एक डोरी के ऊपर पेंसिल लगी होती है, पेन होता है या पेंसिल ऐसे लटका होता है ये इसके ऊपर पेन। ठीक है, तो जब भी भूकंप आता है तो जितना ज्यादा बड़ा भूकंप आएगा तो धरती हिलेगी, तो धरती हिलने के साथ साथ ये पेन जो है ये भी ऐसे ऐसे हिलेगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा बड़ा भूकंप आएगा तो ये पेन उतनी दूर तक जाएगा और ये घूमेगा, ये भी घूमेगा, तो उससे ग्राफ पेपर पे प्लॉट होएगा भाई, जितनी ज्यादा दूर तक जाएगा, यानी ये देखो यहां तक आया तो इसका मतलब ये भूकंप बड़ा आया। ठीक है, यानी जितनी ज्यादा ये लाइनों को क्रॉस कर देगा उतना बड़ा भूकंप आता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं बच्चों, इस भूकंप लेखी उपकरण से पता लगा सकते हैं हम। ठीक है, ठीक है, तो ये सिस्मोग्राफ होता है, भूकंप ले होता है, जिससे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं कि कितना बड़ा भूकंप आता है। उसके बाद इसमें भूकंप की विनाशकारी ऊर्जा को रिएक्टर स्केल नामक पैमाने पर मापा जाता है। रिएक्टर स्केल बोलते हैं इसे। और हाँ, इसे सिस्मोग्राफ द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा क्योंकि इस पैमाने में 1 से 10 तक रीडिंग होती है। यानी जो 1 से 10 तक का भूकंप आता है उसको इसमें रिकॉर्ड किया जा सकता है। ठीक है, इसे सिस्मोग्राफ पे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर उस रिएक्टर स्केल पे अगर 3 है, कोई भूकंप मापा गया, अभी 3 रिएक्टर स्केल आई उसकी, तो वो इतना विनाशकारी नहीं होता।
लेकिन जो 5 या 5 से ज्यादा बड़ा होता है, 5, 6, 7 तक आता है, तो 7 वाला तो बहुत ज्यादा विनाश करता है बच्चों। तो जो 3 वाला है वो विनाश नहीं करेगा, इससे ज्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है, क्योंकि 5 से अधिक तीव्रता के भूकंप को प्रकृति में विनाशकारी माना जाता है। ठीक है, तो 3 वाले को हम नहीं मानेंगे। फिर है बच्चों आकाशीय बिजली या तड़ित से स्वयं को बचाने के 3 उपाय। आसमानी बिजली गिरती है तो हम लोगों को, ये देखिए आसमानी बिजली गिरी और इस आदमी की मृत्यु होगी, तो हम कैसे बच सकते हैं इस आसमानी बिजली से? तो इसके उपाय हैं, जैसे बिजली चमकने के दौरान टीवी, केबल, फोन का इस्तेमाल न करें। ठीक है, तो जो भी उपकरण बिजली से चलते हैं उनका उपयोग ना करें जब आसमानी बिजली चमकती है। घर के अंदर वह बंद जगह में रहें। ठीक है, अगर आप घर में हैं तो घर के अंदर रहें, दरवाजे खिड़कियां बंद कर लें। और अगर आप बाहर हैं तो आप ऐसा स्थान ढूंढें जो बंद जगह हो, कहीं सुरक्षित स्थान हो। पेड़ से दूर रहें, बिजली के खंभों से दूर रहें। ठीक है, अगर आप खुली जगह में है ना कहीं, तो आप इस तरह से बैठ जाएं ताकि आप कम से कम स्थान घेरें। ठीक, तो आकाशीय बिजली चमकने के दौरान आप स्नान ना करें। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप खुली जगह में है तो कैसे बैठोगे? ऐसे बैठ जाओगे ताकि आप कम से कम स्थान घेरे, बिजली आप तक पहुंचने में उसको ज्यादा दूरी तय करनी पड़े। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से आसमानी बिजली से आपने बचना है बच्चों। फिर है, ध्यान से समझेंगे तो याद हो जाएंगे अभी प्रश्न आपके। व्याख्या करें, प्रश्न है 8वां प्रश्न बच्चों। ठीक है, प्रश्न है 8वां ये, व्याख्या करें कि क्यों एक आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे द्वारा प्रतिकर्षित होता है, जबकि एक अनावेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे से आकर्षित होता है। इसका क्या कारण है, ये ध्यान से समझे। देखो, जब गुब्बारा दोनों आवेशित हैं, दोनों गुब्बारे आवेशित हैं, यानी दोनों गुब्बारों को हमने अपने बालों में रगड़ रखा है, ठीक है, और लटका दिया, तो दोनों के ऊपर समान आवेश आएंगे। तो दोनों पे समान आवेश होने की वजह से ये दूर दूर रहेंगे एक दूसरे से। ठीक है, लेकिन जब एक गुब्बारे को मैंने आवेशित कर लिया और दूसरे को ऐसे ही लटका के रखा, आपने करके देखना है, ये 2 गुब्बारे लेने हैं। ठीक है, उनको ऐसे ही धागे से बांध के और लटका देने हैं, और फिर क्या करना, आपने दोनों गुब्बारों को हाथ में पकड़ के अपने बालों में रगड़ना है ऐसे, और उनको आराम से छोड़ देना है। तो आप देखोगे दोनों गुब्बारे एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक है, फिर दूसरी बार में आपने क्या करना, एक गुब्बारे को तो आपने, यानी दोनों गुब्बारों को हाथ से आपने अच्छी तरह से रगड़ लेना है हाथों से, ताकि उसके सारे आवेश आपके शरीर में चले जाएं। फिर उसके बाद क्या करना, एक गुब्बारे को पकड़ना, अपने बालों में रगड़ना और उसको छोड़ना। तो क्या होगा, अब ये दोनों गुब्बारे एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक है, तो इसका क्या कारण है बच्चे? इसका कारण ये है, जब भी हम गुब्बारों को रगड़ेंगे तो दोनों गुब्बारों के ऊपर समान आवेश आएगा और वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। लेकिन जब हम एक गुब्बारे को रगड़ेंगे, एक को नहीं रगड़ेंगे, तो एक के ऊपर तो आवेश होगा, दूसरे पे होगा नहीं, तो वो आपस में अट्रैक्ट होंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो यही है, एक आवेशित गुब्बारे को दूसरे आवेशित गुब्बारे द्वारा प्रतिकर्षित किया जाता है क्योंकि दोनों पर समान आवेश आ जाते हैं। दूसरी ओर एक अनावेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित होता है क्योंकि उनके विपरीत आवेश होते हैं। हम जानते हैं कि समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ये आपने करना है। फिर उसके बाद है बच्चों प्रश्न 9,
ठीक है, विद्युत आवेशदर्शी है ये। इससे हम चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग आवेशित वस्तु का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्कोप या विद्युत आवेशदर्शी। इसको आप घर पे भी बना सकते हो, पहले भी हमने बनाया था शायद एक बार। ठीक है, तो इसके लिए इससे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं। ठीक है, तो इस लिंक से हम दिखा देते, अगर YouTube चली होती, तो YouTube नहीं चल रही है, तो इसलिए ये इस वीडियो में ये लिंक दिया गया है, तो इससे हम देख सकते हैं। वैसे अगर आपके फोन से देखोगे ना तो वहां से ये चल जाएगी। तो इसमें देखिए, जब भी किसी वस्तु के ऊपर आवेश होगा, जैसे इसके ऊपर कैसा आवेश है, प्लस आवेश, और जब हम इसको इसके पास लाते हैं तो ये पन्नी जो है ये दूर हो जाती है, ऐसे फैल जाती है, और जब इसको दूर ले जाएंगे फिर ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी। ठीक है, तो इससे विद्युत आवेशदर्शी है ये, तो इससे हमें पता लग जाता है कि किसी वस्तु पे आवेश है या नहीं। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रोस्कोप या विद्युत आवेशदर्शी, एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग किसी वस्तु पर आवेश का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश या विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसमें एक धातु की छड़ होती है, इसके नीचे पतली धातु की पट्टी या पत्ती लगी होती है। ठीक है, तो देखिए, जब ये आवेश आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये दो पॉजिटिव आवेश आ गया दोनों पन्नियों पे, इसलिए दूर होगी, लेकिन जब इन पे आवेश नहीं होता तो ये सीधी रहती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास, इसी के बारे में है, शीर्ष पर धातु की छड़ धातु के कप या डिस्क में प्रवेश करती है और रोड के नीचे, और धातु की पत्ती को सुरक्षा के लिए एक कांच के बक्से में इसको बंद किया होता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क को आवेशित एबोनाइट या कांच की छड़ से छुआ जाता है तो धातु खुल जाती है, यानी ये खुल जाती हैं पन्नियां। ठीक है, और विचलन की सीमा इलेक्ट्रोस्कोप पर आवेश की मात्रा पर निर्भर करती है, यानी ये पत्तियां जितनी ज्यादा दूर जाएंगी इसका मतलब उस वस्तु के ऊपर उतना ज्यादा आवेश है। जब धातु की पट्टियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं तो यह सिद्ध होता है कि वस्तु आवेशित है, क्योंकि प्रतिकर्षण एक विद्युतदर्शी के माध्यम से यह पता लगाने के लिए निश्चित परीक्षण है कि वस्तु आवेशित है या नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम वस्तु के आवेश का पता लगाते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, किसके द्वारा, इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा या विद्युत आवेशदर्शी के द्वारा। फिर है बच्चों, भारत के ऐसे 3 राज्यों के नाम बताएं जहां पे भूकंप आने की संभावना अधिक है। तो ये राज्य है बच्चों, कश्मीर है, राजस्थान है, गुजरात है। तो इन स्थानों पे भूकंप आने की संभावना ज्यादा होती है बच्चों। फिर उसके बाद है, मान लीजिए आप अपने घर से बाहर हैं और भूकंप आता है तो आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या सावधानियां बरतोगे, यानी जब भूकंप आ जाता है तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो ये एक चार्ट भी बनाया है, भूकंप से बचने के लिए जरूरी सावधानियां, यानी ये बिफोर है, ये आफ्टर है। ठीक है, अगर भूकंप आता है तो उससे पहले हमें क्या क्या सावधानियां घर में रखनी चाहिए, और जब भूकंप आ गया तो उसके बाद क्या क्या रखनी चाहिए। ठीक है, तो एक तो जैसे फर्स्ट एड बॉक्स हमें घर में तैयार रखना चाहिए हमेशा, क्योंकि कभी भी कोई भी जरूरत पड़ जाती है दवाइयों के बारे में। ठीक है, और जो गैस सिलेंडर है या जो भी इस तरह की
गैस सिलेंडर वगैरह होते हैं ना, जब उनका प्रयोग नहीं होता तो उनको बंद करके रखना चाहिए, उनकी नोब को। ठीक है, तो अगर भूकंप आ गया सपोज करो, और हमने नीचे से सिलेंडर बंद नहीं किया हुआ और ऊपर से बंद है वो स्टोव पे से, तो वो भूकंप के कारण वो नाली निकल जाएगी उसमें से, और फिर वो नाली में से, पाइप में से लीक होगी, फिर वहां पे आग लग सकती है भूकंप के साथ साथ। ठीक है, तो इस तरह की सावधानियां होनी चाहिए। और ये देखें, हम खुद को बचाने के लिए निम्नलिखित सावधानियां बरतेंगे। खुली जगह पर जाएं। ठीक है, जैसे भूकंप आता है तो पहले तो आप ये देखें भी हमें कहीं खुले स्थान पे चले जाना चाहिए, लेकिन एकदम से भाग दौड़ भी नहीं करनी चाहिए। इमारतों, पेड़ों, बिजली लाइनों से दूर रहें और सुरक्षित जगह पर खोजें या जमीन पर गिर जाएं। अगर हमें ऐसा लग रहा है ना कि हम बाहर नहीं जा सकते इतनी जल्दी, तो हम जमीन पे नीचे लेट जाएं कहीं, ठीक है, सुरक्षित जगह से पे। यदि हम कार या बस में है तो बाहर ना निकलें, किसी सुरक्षित जगह पर धीरे धीरे ड्राइव करें और भूकंप रुकने तक उसी जगह पे रहें। अगर हम कार में जा रहे हैं ना, तो हम गाड़ी को धीरे धीरे किसी सुरक्षित स्थान पे खड़ा कर लें। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास, जैसे ये है देखो भूकंप आया तो ये मेज के नीचे छुप गया। ठीक है, और माचिस वगैरह यानी आग वगैरह ना जलाएं। ठीक, तो इस तरह की सावधानियां, बिल्डिंग से दूर खाली स्थान पे जाएं। फिर है बच्चों, मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की कि एक निश्चित दिन आंधी तूफान आ सकती है। तो मान लीजिए आप उस दिन बाहर जाना है तो आप छाता लेकर जाएंगे या नहीं। जब मौसम विभाग ने कह दिया भाई आज तो तूफान आएगा, बिजली कड़केगी, तो आप छतरी, धातु से बनी छतरी लेके जाएंगे या नहीं? नहीं, नहीं, छाता लेकर चलना मुश्किल भी उचित, बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसकी धात्विक वस्तुओं पर बिजली गिरने का खतरा अधिक होता है, इसलिए छाता जोखिम बढ़ाएगा। ठीक है, क्योंकि छतरी की धातु की डंडी है ना, जो अगर मौसम में बिजली कड़क रही है ऊपर से, तो वो बिजली जो है आसमानी बिजली लोहे की इसके द्वारा आपके शरीर तक आ सकती है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए धातु से बनी हुई छाता जो है उसको हमें इस तरह के मौसम में नहीं लेके जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में यही प्रश्न थे, अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आशा है आपको समझ में आए होंगे। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, जय हिंद।